हेलो गाइस, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस सत्र में, इस सेशन में हम लोग एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत करेंगे जो साथ में काम कर रहे थे इस चैनल पर। उनका सिलेक्शन 2019 की परीक्षा में लोअर पीसीएस में होने वाले एग्ज़ाम में सफल हुए हैं, जिसका रिज़ल्ट अभी 4-5 महीना हुआ है आए हैं। ठीक है, तो अब चूँकि हम इनको बहुत दिनों से जानते हैं, करीब 15 सालों से मैं जानता हूँ। ठीक है, तो अब जो है इनको मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। ठीक है, ये पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में थे। ये जो इनका सिलेक्शन हुआ मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद पर, ये अभी तो जल्दी ही रिज़ल्ट आया है, 4-5 महीना, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं हम इनसे बातचीत करने की। बड़ा ही उतार चढ़ाव रहा इनके जीवन में, मैं तो व्यक्तिगत रूप से देखा हूँ। लोग तो बताते हैं, सुनते हैं, तब उसके बाद हम जान पाते हैं, लेकिन मैंने खुद पर्सनली देखा है। तो अगर ये कुछ बताते हैं, ठीक है, तो हम लोग इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इनसे बातचीत करते हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि सिलेक्शन हो पा करके, और जो है हमारा चैनल और हम लोगों को बहुत ही गौरवान्वित किया है। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले बिल्कुल खुशी की बात है, और जिस तरह मैं खुश हूँ, मेरी पूरी टीम खुश है और फैमिली वाला भी बहुत खुश है। मैंने 2019 में जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, उसके तहत खाद्य और रसद विभाग में मेरा चयन मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद पे हुआ है। इससे पहले भी 2016 में मेरा सिलेक्शन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी MES में हुआ था, और मैं वहाँ पे भी 7 वर्षों से कार्यरत हूँ। ठीक है, इंटरव्यू के दौरान मैं इनको सर नहीं बोलूँगा मैं इनको भैया बोलूँगा, क्योंकि हम लोग का जो रिलेशन है 15 वर्षों से, जैसा इन्होंने बताया, एक फॉर्मल नहीं कि सिर्फ हम हमारा इनका एक गुरु और शिष्य वाला, एक अपनापन, एक इन्होंने हमेशा मुझे छोटे भाई अनुज की तरह समझा। कभी भी कोई भी गाइडेंस किसी भी फील्ड में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे स्टडी हो, चाहे करियर हो, मैंने खुल के इनसे कभी भी कोई दिक्कत हुई तो मैंने इनसे चर्चा की और मुझे उसका संतुष्ट जवाब मिला है। ठीक है, तो धन्यवाद करूँगा भाई साहब। और जो कुछ भी हूँ, मुझे लगता है ये छोटी सी कामयाबी, मैं तो बहुत बड़ा इसको नहीं मानता कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, पर जो कुछ भी थोड़ा बहुत अचीव किया है वो आप लोगों के मार्गदर्शन और ईश्वर की कृपा और मेरे मम्मी पापा को जो क्या बोलूँ संघर्ष है, उसकी वजह से ही है। तो बहुत अच्छा लगा मनीष जी, आपने इंट्रो बढ़िया दिया, लेकिन ये तो आप काफ़ी मैच्योर हो गए तो इंट्रो बढ़िया दे दिए। अब हम चलेंगे बहुत ही पीछे, जब हम आपके घर के बगल रहते थे और तैयारी करते थे सिविल सर्विसेज की, तो आप फ्रीक्वेंटली आया करते थे। ठीक है, उस समय आप क्लास 8th में थे। ठीक है, हालांकि आपका जो है पढ़ने में तो बहुत अच्छे थे, ब्रेन बड़ा ही कैची था और आपका ब्रेन पावर भी अच्छा था, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा आपका माइंड भी डाइवर्ट होता था इधर उधर। ठीक है, खैर उसकी बात हम नहीं करेंगे, बस हम ये बात करेंगे कि आप अक्सर ये कहा करते थे कि भैया आज हम होल नाइट स्टडी करेंगे। तो मैं सोचता था कि क्लास 8th का स्टूडेंट ये होल नाइट स्टडी ये कैसे हो पाएगा। हम तो कभी किए नहीं होल नाइट स्टडी, यहाँ तक कि इंटर में भी नहीं किए। हाँ, BSc वगैरह में किए हैं होल नाइट स्टडी, लेकिन मैं इंटर तक तो होल नाइट स्टडी नहीं किया हूँ। लेकिन एक क्लास 8th में थे, 9, 10th, 11th, 12th, कई बार इन्होंने कहा कि आज होल नाइट स्टडी। ठीक है, पेपर के ड्यूरेशन में भी, जबकि लोगों को समझाया जाता है कि भाई जब पेपर हो आपका तो उसके जो है एक दिन पहले रात में आप जो है ठीक से अच्छी नींद लें। ठीक है, और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उसमें स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ टेंशन होगा। लेकिन ये क्या करते थे कि होल नाइट स्टडी। ठीक है, होल नाइट स्टडी। अच्छा, और देखिए ऐसा नहीं कि पेपर ख़राब होता था, पेपर बहुत ही बढ़िया होता था, मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर करते थे। ठीक है, तो ये सब मैंने जो इनमें पाया, ये थोड़ा सा लोगों से हट करके, मतलब यह है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का जो विचार होता है, जिस तरह से वो काम करते हैं, उनसे थोड़ा सा अलग तो हटके होता ही है। ठीक है, और यही माइनर चेंज जो होता है, ये मेजर इम्पैक्ट का काम करते हैं। ये बात जान लीजिए, ये मैं किताबी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं जो है व्यवहारिक जीवन में देखा है। फ़िलहाल तो यही पहले मिले थे जब मैं आया लखनऊ, लेकिन उसके बाद भी औरों के जीवन में देखा है कि माइनर चेंज अगर है आप में, लोगों से हट के है कुछ, तो उसका इम्पैक्ट मेजर होता है।
ठीक है। तो अब चलिए हम इनसे ये बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं, जैसे कि आजकल, ठीक है, ये भी जान लीजिए कि आजकल जो है अभी सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स को दुनिया भर की सलाह दी जाती है, मतलब व्हाट डूज़ एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो पहले तो हम यही पूछेंगे कि क्या होल नाइट स्टडी करने के बाद आप वहाँ पे फ्री माइंड होकर के, यानी विदाउट किसी फिजिकल पेन के, आप वहाँ पेपर कैसे देते थे और मार्क्स भी अच्छा स्कोर करते थे, ठीक है। तो ये इन्होंने ऐसा नहीं कि केवल ईयर्थ में किए, ईयर्थ 9, 10, 11 जब फिलहाल बोर्ड का एग्ज़ाम जब भी रहा तो ये यही स्ट्रेटजी अपनाते थे, ठीक है। ये इसके बारे में थोड़ा सा ये बताएंगे, जिससे कि थोड़ा सा आजकल जो एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों का, उससे भी ये लाभान्वित हूँ। आपने जो सवाल पूछा है उस पर तो मैं आऊँगा ही, उसका उत्तर दूंगा। आपने जो जिक्र किया कि बचपन में 8th 9th में ना होल नाइट स्टडी वाला दिमाग में कैसे आया ना, इसके पीछे थोड़ा सा मैं अपनी बैकग्राउंड पे जाना चाहूँगा। देखिए 1998 में मेरे पिताजी ने ये निर्णय लिया था कि हम अपने बच्चों को लखनऊ पढ़ाएंगे। उस समय मैं ऐसा समझिए कि पिताजी हमारे चौक में एक व्यवसायी थे चिकन के कपड़े का, उनके यहाँ काम करते थे। तो शायद हार्डली उस समय 4,000 या 5,000 तनख्वाह थी उनकी। तो उस समय उन्होंने निर्णय लिया, भगवान जाने वो उनके दिमाग में कैसे विचार आया ये नहीं पता, क्योंकि मेरे पिताजी खुद 8th पढ़े हैं, ठीक है। ये विचार पता नहीं कैसे आया, पर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चों की स्कूलिंग लखनऊ में ही कराऊंगा। और ये बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि उस समय हमारे गांव में एक से एक धन्ना सेठ टाइप के थे, वो भी अपने बच्चों को वहीं गांव पढ़ाते थे, ठीक है। तो ये निर्णय हमारे पिताजी ने लिया। फिर 1998 में हम लखनऊ आए, एडमिशन हुआ, पढ़ना शुरू किया। जनरली कहते हैं कि ना माँ पहली शिक्षक होती है एक बच्चे की, मेरे केस में उल्टा था। हमें जो ज्ञान मिला, जो पढ़ने की इच्छा जागृत हुई मेरे मन में, वो हमारे भाई साहब, हमारे जो बड़े भैया हैं, उनके ही मार्गदर्शन पे शुरू हुई। बेसिक भैया नहीं पढ़ाना शुरू किया, मुझे क्लास 6-7 तक मेरे भैया नहीं पढ़ाए जब तक उनकी जॉब नहीं लगी। फिर उसके बाद वो शाहजहाँपुर चले गए। फिर मतलब क्लास 7 से मैं थोड़ा सा स्वतंत्र हो गया था कि अब उनको ट्रस्ट भी था, क्योंकि मैं इतना दुष्ट था, पढ़ता भी था, क्रिकेट दिन भर खेलना, ठीक है। साथ में मैं इतना पढ़ लेता था कि क्लास में 1st 2nd रैंक आ जाती थी। तो घर वाले खुश थे, और कहीं ना कहीं उनको लगता था कि पढ़ने में ठीक है, तो थोड़ी बहुत में कमियाँ भी थी वो भी बर्दाश्त कर लेते थे। बट चैलेंजिंग ये था, जो आपने पूछा रात में पढ़ने वाली बात, इस पर मैं आना चाहूँगा। एक्चुअली हम लोग आए तो एक ही रूम था, एक रूम में हम लोग 5-6 लोग रहते थे ना। तो दिन में स्कूल से आते थे 1-2 बजे, उसके बाद खेलने चले गए, शाम को आए भैया पढ़ाए। होता क्या था कि अब पढ़ने का टाइम ही तब मिलता था जब सब सो जाते थे, क्योंकि एक रूम में आप सारे काम हो रहे हैं, एक तरफ किचन है, एक तरफ लोग बैठे हैं, शाम को पापा आए, उनका चीज़ें हुई। तो रात में जनरली 11-12 बज जाता था, जब सारे काम खत्म होते थे, लोग लेटने आते थे। उसके बाद मैं क्या करता था, एक छोटी सी लैम्प थी भैया की, उसमें 0 वाट का बल्ब, जब देखेंगे पहले कलरफुल ना, रेड ग्रीन वाले, तो 0 वाट वाला बल्ब रख के, और छोटी सी टेबल थी स्टूल टाइप का, उसी पे मैं वेज रखता था, पैरों पे कॉपी किताब जो भी होता था, उसी 0 वाट से मैं पढ़ता था। इतना उसमें पर्याप्त दिखता था कि अपना काम निकल जाए, किसी की नींद भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मेन बल्ब जला नहीं सकते थे, सबकी नींद खराब हुई। तो मैं 12 बजे से पढ़ना ही शुरू करता था, ठीक है। तो जब तक नींद ना आए, कभी 3 बज जाते थे। एग्जाम टाइम में तो मैं सोता नहीं था, पेपर दे के आऊँगा, जैसे 8-20 पेपर है, 8 से 11, मैं 11 साढ़े 11 जब स्कूल से आता था, तब खा के तब सोता था 2-3 घंटे। एग्जाम से पहले तो बिल्कुल नहीं सोना। ये एक, क्योंकि देखिए इंसान कैसा भी हो, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल उसकी परिस्थितियाँ ही होती हैं। शायद मेरे भी घर में अगर 3-4 रूम होते तो मैं क्यों पढ़ता, रात में दिन में पढ़ सकता था, पर वो माहौल ही ऐसा था कि हमें मजबूरन रात में जागना पड़ा, तो रात में पढ़ते थे चीज़ें। दूसरी चीज़, रात में पढ़ने के लिए, रात में पढ़ता क्या था एक्चुअली छोटी क्लास में, अब जैसे भैया भी जितना उनको अपने स्तर से अनुभव था उतना उन्होंने मुझे पढ़ाने चाहिए। तो मुझे ये समझाया गया कि वह 2 ही विषय इंपॉर्टेंट हैं, एक मैथ्स, दूसरा साइंस। इसके अलावा सोशल साइंस तो कूड़ा सब्जेक्ट है, इसको छूना नहीं। हिंदी कभी पढ़ा नहीं जाता है, इंग्लिश तो तुम इंग्लिश मीडियम पढ़ते ही हो, तो इंग्लिश वाले है ही हो ना, लिखो इंग्लिश में, समझ में भले ही आना है ना, बोल पाना कुछ, तो वो वाला खाली। तो मैथ्स में मैं मतलब रात में मैं मैथमेटिक्स लगाता था, और मैथ्स लगाओ ऐसा था कि 8th में ही
8th की तो मेरे भैया क्या करते थे, जो हमारे स्कूल में चलती थी वो तो लगाते ही लगाते थे। NCERTs, ICSE बोर्ड की किताब भी ला के देते थे, यानी हर एक क्लास में मैंने 3-3 बुक्स लगाई हैं अपने सिलेबस के अलावा भी। तो मैथ्स में इससे क्या हो, मेरा अपर हैंड हुआ, मतलब काफ़ी स्ट्रांग हुआ। और जो जाहिर सी बात, जिस सब्जेक्ट में रुचि होती है फिर आप उससे ज़्यादा पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैथ्स फिर मतलब 8th के लास्ट तक मैंने 10th की मैथ लगाना शुरू कर दिया था। कुछ टॉपिक ऐसे थे अलजेब्रा जो मेरे फेवरेट थे, मैंने 8th के स्टार्टिंग में ही वो चीज़ें करना शुरू कर दी थी, इसका बेनिफिट मिला। उसके बाद थोड़ा बहुत साइंस पढ़ते थे। साइंस एक्चुअली कुछ कॉन्सेप्ट तो रखते थे, क्योंकि स्कूल भी ऐसा था, छोटा सा स्कूल था, बहुत रिनोन स्कूल नहीं था जहाँ हम पढ़ते थे। तो वहाँ पे टीचर टिक लगवा देते थे, हम लोग जाते थे, उतना रट लिए और बस वही लिख दे, नंबर मिल जाते थे। तो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े ना, बस चैप्टर है बस पढ़ लिए। बस मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें खुद से इंटरेस्ट आता था और खुद से सीखने की कोशिश करते थे। तो ये चीज़ें रहीं। फिर जब बोर्ड आया, उसमें कोई ऑप्शन नहीं था, पढ़ना ही था, और उम्मीद भी थी घर वालों की अच्छा करेगा। लकीली मेरे 10th में काफ़ी अच्छे मार्क्स है, शायद उस एरिया में उस टाइम सबसे हाईएस्ट मेरे मार्क्स थे उस एरिया में। तो इससे क्या हुआ, थोड़ा सा पहचान मिली, अरे ये ठाकुर साहब का लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, इतने नंबर लाए। तो इससे बहुत बेनिफिट और भी हुए, जो आप भी जानते हैं, आगे डिस्कस करेंगे कि क्या फ़ायदे हुए और क्या नुकसान। तो ये जो रात वाली पढ़ने की टेंडेंसी कैसे जगी, वो मैंने आपको बताया कि ये यहाँ से डेवलप हुई। बहुत अच्छा आपने समझाया। लेकिन ये बात तो सही है कि परिस्थितियाँ बहुत बड़ा कारण होती हैं व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि क्या है ना कि हमें शक्ति तभी जगती है, मैनिफेस्टेशन पावर का तभी होता है जब हमें कष्ट होता है, जब हमें दुख होता है। सुख में नहीं, व्यक्ति के अंदर जो छुपी हुई शक्तियाँ हैं, डिवाइन पावर है, चाहे डिवाइन पावर कहिए या मतलब स्पिरिचुअल पावर कहिए, वो तभी बाहर आती हैं जब आप मजबूर होते हैं। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हमें समाज में हीन भावना से देखा जा रहा है, हमें ठोकर मिल रही है, हमें प्रॉपर प्लेस समाज में नहीं मिल रहा है। तब व्यक्ति में आत्मशक्ति जागृत होती है। और जानते हैं कि आत्मशक्ति के आगे तो कोई शक्ति नहीं चलती है। तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया बताया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इनके टीचिंग एक्सपीरियंस का, क्योंकि पढ़ने का शौक़ तो था ही, ये तो बता ही दिए, लेकिन पढ़ाने का भी शौक़ इनको उतना ही था जैसा कि पढ़ने का। तो अब फाइनेंशियल कंडीशन तो बता ही दिया, ठीक है। अब अपनी पढ़ाई को मेंटेन करने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए, विदाउट फाइनेंस तो नहीं हो पाएगा भाई, वो तो चाहिए ही। तो इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। यहाँ तक कि क्लास 8th में थे तो 6th-7th के बच्चों को पढ़ाते थे, 10th में थे तो 8th-9th के बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है। तो अब हम इनसे पूछेंगे कि ये कैसे इतने हाई लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैनेज कर लिए अपने आप को, और फिर इन्होंने पढ़ा करके कैसे अपने फाइनेंशियल कंडीशन को मेंटेन करके रखी, ठीक है, और फिर कैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए इन्होंने ट्राई किया। ये प्रश्न मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि टीचिंग में कुछ भी करूँ, एक स्टूडेंट का रोल हो चाहे एक एम्प्लॉय का रोल हो, अब आगे ऑफिसर का भी रोल मिलेगा, पर मुझे लगता है टीचिंग का जो प्रोफेशन है वो मेरे हार्ट के सबसे करीब रहेगा। उससे कई वजह हैं, अभी बताता हूँ क्यों टीचिंग इतना मुझे पसंद है। आज भी मैं उतने ही मतलब तत्परता इसमें मैं दिखाता हूँ कि मैं अच्छे से जो मैंने सीखा है, चाहे वो किताबों के माध्यम से हो या अपने गुरुजनों के माध्यम से, मैं अपने स्टूडेंट को वो चीज़ें कन्वे करूँ। ठीक, ट्यूशन की शुरुआत कैसे हुई? जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग, पिताजी हमारे एक बस सोर्स ऑफ इनकम वही था, 5 लोग हम लोग भाई बहन थे, सब पढ़ते थे, ठीक है। तो पहले चीज़ें चलती रहीं, हम लोग 2007 तक वैसे ही मैनेज किए। हुआ क्या, धीरे धीरे हम लोग बड़े हो रहे थे, अब खर्चा ही बढ़ रहा है। जो छोटे क्लासों में कोर्स 1000-2000 का मिलता था किताबों का, अब वो 5-5, 10,000 का पहुंच रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो 2008 में जब मैं 8th में था, तब मुझे पहला ट्यूशन का ऑफ़र मिला, क्योंकि पढ़ने में अच्छा था। मेरे मकान मालिक जो लैंड लेडी थे, वो जानते थे कि मनीष पढ़ता है। उनकी बेटी एक, वो भी 8th में थी, एक छोटी बेटी वो शायद 5th में थी। तो मुझे ऑफ़र मिला कि मनीष तुम आओ और पढ़ा दिया करो इनको, मैथ्स पढ़ाने के ऑफ़र मिला। वो मेरा पहला ट्यूशन था।
आज मुझे याद है कि मुझे उन्होंने 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया था, पर वो 250 रुपये आज भी यादगार हैं। भले ही आज आपको लगता हो 250 रुपये कम है, पर उस समय क्या खुशी थी मुझे, क्या वैल्यू थी उन 250 रुपये की, मैं शायद शब्दों में नहीं आपको बता सकता। बट मैं सच में वो बहुत ही यादगार दिन था जब मुझे पहली बार 250 रुपये एज ए ट्यूटर मिले। ठीक है, तो मेरा पहला ट्यूशन वहाँ से शुरू हुआ। मैं 8th में था, मैं उनको पढ़ाता था। तो पहले अप टू 10th क्लास मतलब मैं इधर ही छोटे मोटे लोग बच्चों को पढ़ाना फिर शुरू किया। उससे क्या था कि जो मेरे खुद के खर्चे होते थे, जैसे स्कूल जाना ना, कॉपी पेंसिल कुछ लेना, तो उसके लिए मुझे पापा से मांगना नहीं पड़ता था। तो ये थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन था उस समय, क्योंकि बड़ा दुख होता था कि मतलब क्योंकि एक ही चीज़, मतलब एक ही साथ रहना, वो चीज़ें पता चलती थी कि आज पिताजी के पास इतना नहीं है, कल हमारी फीस भी जमा होनी है, कल कोचिंग का भी देना है ना। तो बड़ा संकोच भाव से हम लोग मांग पाते थे, कह पाते थे। तो जब ट्यूशन से मिला तो सुकून मिला कि हाँ अब कुछ तो हम कमा सकते हैं, तो पापा को इतना परेशान नहीं करेंगे। फिर जब 10th का रिजल्ट आया, जब मार्क्स ठीक ठाक आए, तो उसके बाद थोड़ा सा पहचान मिली। अब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा दूर दूर पढ़ाने जाने लगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरा पहला ट्यूशन उस मोहल्ले के बाहर था, वो रवि भैया ने ही मुझे बताया था। आज भी मुझे वो याद है। एक बच्ची थी 10th की, उसको पढ़ाना था। मैं 11th में जा चुका था, वो 10th की थी, मुझे उसको पढ़ाना था। ये वहाँ पढ़ाते थे भाई साहब, उन्होंने वहाँ छोड़ा था, फिर मुझे बोला कि मनीष तुम पढ़ा दो। वो मेरा दूसरा हाईएस्ट पेड ट्यूशन था। उस समय 500 रुपये देती थी। तो अब वहाँ से जो शुरू हुआ ट्यूशन सिलसिला, फिर भैया ने और एक दो जगह सजेस्ट किया जहाँ पे, क्योंकि भैया कई जगह पढ़ाने आते थे अच्छे अच्छे घरों में, ठीक है, तो इनके संबंध अच्छे थे। तो जहाँ पे ये छोड़ते या नहीं पढ़ाना चाहते थे, तो वहाँ मुझे ये कहते थे कि मनीष तू पढ़ा दो, और ये जाके मेरा नाम सजेस्ट करते थे कि है बंदा ठीक ठाक पढ़ता है। और इसमें एक और बताऊँ एक चीज़, कभी कभी होता क्या था कि जाहिर से मतलब बड़े घर में पढ़ाने जाएंगे, तो अब ये नहीं समझा सकते ना कि 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाना, इंटर का बच्चा आप लेके आ रहे हैं। तो भाई साहब कई बार झूठ बोलना पड़ता था कि नहीं वो BSc कर रहा है ना, और बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो कई बार ऐसे भी आए कि हमें बच्चों से झूठ बोलना पड़ता था कि अरे मैं BSc कर रहा हूँ, होता मैं खुद 12th में हूँ ना। तो ये भी दौर आए। पर हाँ, उससे जो सीखने का क्रम शुरू हुआ, मैंने पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने से सीखा है। जो चीज़ें होती नहीं थी, मैंने 10th में खुद चलो इग्नोर कर दी, जैसे ज्योमेट्री की कुछ चीज़ें नहीं समझ तो इग्नोर कर दिया। पर जब पढ़ाना पड़ता था तो मैं खुद उस पर रिसर्च करता था। एक रात पहले, अरे यार कल पढ़ाना है, इसको अच्छे से देखना है ना, ये थ्योरम कैसे, वो थ्योरम कैसे। तो इससे क्या है, जो हमारे कॉन्सेप्ट वीक थे वो भी स्ट्रांग होना शुरू हो गए ना। तो 12th तक मैंने ऐसे ही मैथ्स, मतलब जनरली मैं 12th तक तो मैंने मैथ्स ही पढ़ाया, और उससे मैंने बहुत सीखा। इससे क्या हुआ, मैथ्स में मेरी ठीक ठाक स्ट्रांग हुई थी, उसका बेनिफिट मुझे आगे कंपटीशन में मिला, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। तो वो ट्यूशन की जर्नी बहुत यादगार है। आज भी सोचिए, मेरा सिलेक्शन हो गया था 2016 में, 7 साल मुझे जॉब करते हुए हुआ, पर आज भी मैं पढ़ाता हूँ। और 250 रुपये के सफ़र से शुरू हुआ था, जो मैंने मैक्सिमम ट्यूशन पढ़ाया है। एक महीने की अर्निंग में बताऊँ तो मैंने 23,000 तक भी कमाए सिर्फ ट्यूशन से। तो ये जो जर्नी रही, काफ़ी सुखद, काफ़ी यादगार, और ये दिल के बड़ी करीब है। आज भी जो जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया, वो मेरे एज ए फ्रेंड ट्रीट करते हैं। कुछ भी होता है आज वो हमसे शेयर करते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है। कुछ बच्चे आज हमसे भी शायद कुछ NITs में हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उनको भी देख के खुद भी मोटिवेशन मिलता है कि हमने पढ़ाया, आज वो हैं, हम भी चलो कुछ सीखते हैं। तो भी सीखने को मिला। तो ठीक है, अब फिर एंट्री करते हैं क्वेश्चन के 3rd स्टेज पर, ठीक है, तीसरे पड़ाव पर। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, ठीक है, आपने इंटर पास आउट कर लिया अच्छे मार्क्स से, इधर आपका टीचिंग का काम भी जारी रहा, ठीक है। इंटर पास आउट के बाद भी हमें लगता है कि आप पढ़ाते ही रहे हैं। अब देखिए, फिर आपने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली, ऐसी क्या फीलिंग थी आपके मन में कि हम जल्दी से जल्दी जॉब ज्वाइन कर लें? क्योंकि बहुत लोग भाई, कोई इंटर के बाद क्या करते हैं, लोग तैयारी करते हैं, कोई बीटेक की तैयारी कर रहा है, कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहा है। मतलब वो जॉब पे फोकस ना करके, बल्कि वो समझ लीजिए कि अच्छे जगह पे जा करके और अच्छा कोर्स करना चाह रहे थे। लेकिन आपका टोटल फोकस क्या था? जॉब पर, ठीक है, और वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। फ़िलहाल आपने तो ट्राई किया, मैं तो जानता हूँ आपको व्यक्तिगत रूप से, आपने आर्मी के लिए भी ट्राई किया, ठीक है, आपका एक जगह नेवी में भी हुआ था तो आपने छोड़ दिया था।
उसके बाद फिर आपका जो MES बता रहे हैं आप, उसका उसमें सिलेक्शन हुआ तो फिर उसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ऐसी मतलब जो है इंटर के बाद बच्चा सोचता है कि हम अच्छी जगह पे जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज में जाएँ, अच्छे कोर्स करें, लेकिन आपके मन में केवल जॉब की ही धुन थी? इंटर के बाद गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचना, देखिए मैंने इंटर किया 2012 में। उस टाइम शायद मेरे बैच में जितने भी बच्चे रहे होंगे, अगर मतलब 200 बच्चे थे मेरे क्लास में, तो 170 ने तो बीटेक किया होगा। 30 बच्चों को अगर छोड़ दे तो 170 स्टूडेंट ने तो जरूर बीटेक किया होगा, क्योंकि मैं 9th में मेरा एडमिशन महानगर बॉयज़ में हुआ था। उस टाइम में यूपी बोर्ड का बहुत ही बेहतरीन स्कूल था, ठीक है। एक समझ लिए मेरे पिताजी ने औकात से बाहर जाके पढ़ाने के लिए तो वो डिसीजन लिया था। तो उस स्कूल से हम मतलब पढ़ाई में भले ही नहीं सीखे, पर कुछ चीज़ें मुझे बहुत सीखने मिली वहाँ। जैसे मैं मतलब छोटी छोटी चीज़ें मुझे छोटे स्कूल में नहीं होती। मैं उस स्कूल में गया तो मुझे पता चला एडिटोरियम क्या होता है। मुझे एडिटोरियम नहीं पता था एडिटोरियम होता क्या है ना। असेंबली बड़े वहाँ रोचक तरीके से होती थी। मैं अरे ऐसी भी असेंबली कराई जाती है, असेंबली के दौरान योगा भी कराया जाता है ना, स्पेशल मतलब फिजिकल एजुकेशन क्लासेस भी होती हैं। ये सब 8 तक मुझे पता तक नहीं था। 8 तक बस इतना ही पता था कि मैथ साइंस होते हैं विषय, बस उनको पढ़ते रहो, उनसे नौकरी मिल जाती है जो इनमें तेज होता है, ये था। वहाँ जाके समझे कि नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका सोशल साइंस मतलब ज्योग्राफी में भी इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट कि लगे यार ये सब कैसे पढ़ लिए, तो कभी सुने ही नहीं ना। तो वहाँ थोड़ा सा ब्रेन खुला, मतलब जो हमें लगता था कुएं के मेढक थे हम छोटे स्कूल में, वहाँ तो एक समुंदर में आ गए। तो वहाँ एक से एक टैलेंटेड बच्चों से मिलने मौका मिला। कुछ बहुत अच्छे वक्ता थे, स्पीच देते थे गजब का, कुछ ड्रामा बहुत अच्छा करते थे, कुछ खेलते अच्छा थे। तो मतलब वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में सिर्फ मैथ साइंस ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अच्छा किया जा सकता है। अब बात आई कि गवर्नमेंट जॉब क्यों की। देखिए 12th के बाद मैंने भी जैसे उस समय जिधर हवा चल रही थी हम भी बहे शुरुआत में कि बीटेक तो कर ही लें, और घर में भी मेरे भैया का मन था कि मैं बीटेक करूँ। उन्होंने मुझे 1 साल तैयारी करने मौका दिया, इंटर के साथ दिया था। तो उस समय IIT का एक ही एग्ज़ाम होता है, जैसे इस समय मेंस एडवांस है, उस समय AIEEE होता था, जो अब जी मेंस है। तो AIEEE था, एक स्टेट का होता था और एक आपका IIT का होता था। तो इंटर में दिया तो रैंक ठीक नहीं आई, 1 साल तैयारी किए, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं था कि हमें बढ़िया कॉलेज मिल सके ना। उसके बाद अब ये मेरा डिसीजन था। अब भैया ने हमको उसके बाद स्वतंत्र कर दिया था कि तुम ठीक है जो मन करा करो, हम सपोर्ट कर देंगे। क्योंकि अब बीटेक नहीं करना था, ये तो हम फाइनल कर लिए थे, क्योंकि दिक्कत भी बढ़ती जा रही थी। 2010-11 में हमारी दीदी की शादी हुई, उसमें बहुत सारा खर्चा हुआ, और मिडिल क्लास में शादी करना एक बोझ है एक तरीके से। उसके बाद और भी सिस्टर थी हमारी, तो बस ये था कि यार अपने पैरों पर खड़े हो। और इतने सालों से जो चला आ रहा है ना, हम लोग किराए पर रह रहे थे, 13-14 साल से हो गए थे तब 2012 में कि रेंट पे रहना, तो वो भी कहीं ना कहीं अरे यार बताओ इतने दिन से रह रहे हैं, अभी तक मकान नहीं बना पाए। तो ये सब चीज़ें बड़ा प्रेशर डाल रही थी। तो बस मन में आया और गवर्नमेंट जॉब ही करनी। अब ये फीलिंग कहाँ से आई, इसका श्रेय इन पे आता है, ठीक है। मैं जब मिला था भैया से, तो जाहिर सी बात है ये मेंस लिखे रहे थे IAS के, तो तब कुछ नहीं पता था क्या होता है IAS, क्या होता है PCS। बस गणित हमें रुचि थी, तो हम भैया से गणित पढ़ने आते थे, क्योंकि ये भैया मैथ्स, इनका MSc है फिजिक्स है, तो इनका साइंस मैथ तो स्ट्रॉन्ग था ही, तो बस हम वही पूछने आते थे, हमें आंसर। पर धीरे धीरे, क्योंकि ये भी हमारी परिस्थिति देखते थे कि किस चुनौती से हमारा जीवन चल रहा है। तो जब हमारा इंटर पास हुआ, जब हम 18 हुए, 18 जो हमारी एज हमने अटेन की, तब इन्होंने बताया कि नहीं 2 फॉर्म आते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि NDA एग्ज़ाम होता है, NDA डालो ना, NDA में ये होते हैं, उसके साथ साथ ये रेलवे में आता है, आर्मी। मतलब इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ बताई कि जो उस समय मैं ग्रैब कर सकता था। हुआ क्या, ये चीज़ फिर मुझे समझ में आई, मैंने अप्लाई करना शुरू किया, NDA अप्लाई किया, NDA का भी रिटर्न निकला। उस समय जो डिफेंस के अलग अलग होते थे एग्ज़ाम, BSF कराता था अपना, CISF अपना अलग, मैंने सब लगभग डिफेंस के लगभग रिटर्न एग्ज़ाम सारे निकले। कुछ ज्वाइन नहीं कर पाया, कुछ में मेडिकल में फेल हुआ। जैसे उस समय एयरफोर्स में मेरा हुआ था, टेक नॉन टेक 2 ग्रुप में, दोनों में हुआ था मेरा, पर उसमें मेरा मेडिकल ठीक नहीं था, मतलब मेडिकल में अनफिट हो गया था, उसमें बाहर हुआ था। उसके बाद मेरा इंडियन कोस्ट गार्ड में हुआ, ठीक है, पर वो हाँ ज्वाइनिंग जानते हैं आप, चिल्का में मिलती है, तो वो ना किया। इसके बाद एक और मेरा सिलेक्शन हुआ था
रेलवे ग्रुप डी। सोचिए क्या भूख थी नौकरी की। ग्रुप डी पता नहीं था काम क्या होता है, बस एलिजिबल है भर दो। क्यों? क्योंकि जॉब की ज़रूरत है। ग्रुप डी का जब मैं, आप यकीन नहीं कराएंगे, डीवी जब देने गया तो वहाँ जो सर थे, अधिकारी थे, वो डीवी करा रहे थे हमारा। तो जब देखे, 18 साल 9 महीना मात्र उम्र है, और हमारे पीछे एक लोग खड़े थे उनकी 40s में। तो हमसे ऐसे बोले, बेटा क्या बहुत ज़्यादा जल्दी है नौकरी पाने की, या बहुते मजबूर हो? कहीं 18 साल तुम्हारी उम्र हुई है ना, तुम अभी से ग्रुप डी में आ जाओगे, यहाँ ट्रैकमैन या खलासी का काम करोगे, आगे बस यहीं रह जाओगे। और पीछे जरा मुड़ के देखो भीड़। मैंने देखा पीछे एक से एक एजेंट लोग लगे। तो उन्होंने, ये मुझे उनका नाम नहीं पता, पर सच में बहुत बेहतरीन इंसान थे। उन्होंने बोला, बेटा थोड़ा तैयारी करके आओ। बिल्कुल हम बैठे हैं, आपको लेंगे, पर कुछ हमारा जो NTPC की परीक्षा होती है, 2 साल रुक जाओ, ग्रेजुएट हो जाना, उसमें आओ ना, हमारी पोस्ट पे आओ ना। क्यों इसमें आ रहे? अभी टाइम है, मौका है। हाँ बहुत ज़रूरी है, तो बिल्कुल हम, आप एलिजिबल हैं तो हम बिल्कुल आपको भर्ती होने का मौका देंगे, पर मेरी दिली इच्छा है बेटा कि अभी तुम और तैयारी करो। वो बात मुझे दिल पे लगी। तुमने कहा हाँ बात सही, मौका है तो किया जाए। ठीक, अब ये होते होते 2015 हो गई थी चीज़ें। ठीक है, कई जगह रिटर्न निकले थे, पर फाइनली जॉब ज्वाइन नहीं किया था, या कहीं फाइनल स्टेज पर रुकता था, या 1-2 जहाँ क्लियर हो वहाँ ज्वाइन करने की इच्छा नहीं हुई। फिर 2015 नवंबर में MES का मैंने एग्ज़ाम दिया था। 2015 में मई में एग्ज़ाम दिया था, उसका रिजल्ट वही नवंबर में आया था। तो ये पता चला कि हाँ MES में, और MES भी कुछ जानकारी नहीं थी, बस फॉर्म आया था, भर दिया। पता नहीं कि उस समय बस जॉब चाहिए, कौन सी ग्रेड पे ये भी नहीं पता था, पे लेवल क्या होता है, ऑफिसर स्केल क्या होता है, कुछ पता नहीं था, बस फॉर्म आया है, हम भर देंगे ना। MES दिया, लकीली उसमें हो गया मेरा। और सबसे बड़ी चीज़, ये किस्मत की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आपको होम टाउन में मिल जाए, ये रेस्ट ऑफ द रेयर। तो मैं, लखनऊ ही मेरा होम टाउन था, और मेरी पोस्टिंग भी लखनऊ कैंट में हुई। तो वो मेरा, ये गवर्नमेंट जॉब की जो जर्नी रही, ये पहली जॉब जो मुझे मिली 2016 में। उसके बाद फिर कारवां बढ़ता रहा, चीज़ें दिमाग में और चलती रही। इसके साथ मैंने पढ़ाना नहीं छोड़ा। मतलब जॉब आज भी, मैं जैसे पता कि आज भी मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाना नहीं छोड़ा मैंने। ठीक है, आपने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जॉब आपने ज्वाइन किया, ये तो बहुत लकी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपको होम टाउन मिल गया। ठीक है, अब आपको तो काफ़ी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने में काफ़ी आसानी हो गई होगी जॉब मिलने के बाद। उसके बाद फिर आपने सिविल के बारे में सोचा कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया जाए। ठीक है, तभी तो आपने 2019 का एग्ज़ाम क्लियर किया। तो ठीक है, आपके मन में कैसे आया कि हम सिविल की तैयारी करें और आगे बढ़ें? और दूसरी चीज़ हमें जो काफ़ी सरप्राइजिंग लगती है कि जॉब को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे तो आपको वहाँ का डेली रूटीन जो ड्यूटी है, वहाँ भी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको निभाना है। घर की परिस्थितियाँ तो आप पहले ही बता चुके हैं। अब क्या है कि आप पे तो ज़्यादा ही जिम्मेदारी हो गई। जब आप फाइनेंशियल रूप से थोड़ा सा मजबूत हो गए तो आप पे और जिम्मेदारी आ गई, आप उसका भी निर्वहन करेंगे। फिर उधर गवर्नमेंट जॉब का भी जो ड्यूटी है उसको भी अच्छे से निर्वहन करना है। तो ये सब कैसे मैनेज किया? अच्छा, आपके जॉब का नेचर आप बता भी चुके हैं कि कभी नाइट में कभी डे में आपकी ड्यूटी लग जाती है, मतलब शिफ्टिंग होती है। तो ये सब कैसे मैनेज किए? मतलब ड्यूटी का भी जो है आपने अच्छे से निर्वहन किया, फिर घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसका भी अच्छे से निर्वहन किया, फिर उसके बाद पढ़ने के लिए टाइम भी निकाला। और मतलब ये सब चीज़ें बड़ा मतलब जो है हैफाज़र्ड लगती हैं, बड़ी सरप्राइजिंग लगती है हमको कि ये कैसे सब मैनेज कर लिए। थोड़ा सा इसके बारे में आप अच्छे से बताइए, जिससे कि लोग कहते हैं ना कि जो है हमारे पास काम का बोझ ज़्यादा रहता है तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या मतलब जो है घर की जिम्मेदारी ज़्यादा मिल जाती है, या लोगों को एक जॉब लग जाता है तो दूसरे के बारे में वो नहीं सोचते हैं क्योंकि वहाँ पे इतने इंगेज हो जाते हैं। और इंगेज की बात ही छोड़िए, जॉब लगने के बाद आदमी इतना रिलैक्स हो जाता है, इतना फ्री फील करता है कि वो फिर उसके अंदर जो है आगे बढ़ने का जो एक डिटर्मिनेशन होता है, प्रेरणा होती है, जो एक मतलब शक्ति होती है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है। ठीक है, तो आप थोड़ा इसके बारे में हमारे जो है स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनको बताएं। 2016 में सिलेक्शन हुआ। उस समय शायद मेरी एज 20 साल कुछ महीने थी।
तो ये तो था, मतलब ये तो पता था कि सिविल सर्विस के लिए एज 21 साल होती है ना। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा मूर्खता भी की मैंने, तो मुझे लगता था जब 21 को हो जाएंगे तब तैयारी करेंगे, तो 1 साल रेस्ट करते हैं और नौकरी ज्वाइन ही कर ली थी। शायद में 2 ट्यूशन पढ़ाते थे और ज्वाइनिंग के बाद भी मैंने ट्यूशन नहीं छोड़ा। अब एक्चुअली होता क्या है, जब आप नई जॉब पे जाते हैं तो पहले तो 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है, तो उसमें अधिकारी फ़ायदा उठाता है उसका, सस्पेंड कर दूंगा तुम्हें, सस्पेंड करवा दूंगा अगर थोड़ी सी भी कमी हो। उस समय डर भी लगता है क्योंकि 2 साल आप उनसे चूचा पार नहीं कर सकते ना। पर लकली मेरे विभाग में ऐसा हुआ नहीं। एमईएस बहुत अच्छा डिपार्टमेंट था, बहुत सपोर्टिव। हाँ, स्टार्टिंग में आप कहीं भी जाएंगे तो थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत होती है, तो स्टार्टिंग में ही मेरा एमईएस में इंडस्ट्रियल पोस्ट थी मेरी, मतलब वहाँ पे हमारा टेक्निकल वर्क था या इमरजेंसी सर्विस में, तो हम लोग की शिफ्ट वाइज भी होती थी, कभी डे, इवनिंग, मॉर्निंग ना, उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता था। हर महीने एक महीने अल्टरनेट चलता है हम लोग का। तो पहले तो वही 20 से फिर 1 साल तो थोड़ा सा पढ़ाई से दूरी की कि यार जब 21 के हो जाएंगे तब देंगे आराम से सिविल। तो उस साल मतलब 1 साल थोड़ा सा कट ऑफ हो गया। मतलब इस दौरान मैंने सिविल ये तो सोचा था कि सिविल देंगे, पर बीच में मैथ साइंस वही पढ़ते रहे, सीजल देते रहे। सीजल मेरा 2 बार Tier 2 लिखा है मैंने, मैं फाइनल नहीं हुआ, फाइनल लिस्ट में। तो ये था कि अब सीजल देना भी नहीं क्योंकि अब सेंट्रल की मिल चुकी थी। अब ये था कि पीसीएस या आईएएस में ही जाएंगे आगे। 21 साल के हो गए, अब सोचा कि चलो अब शुरू करते हैं तैयारी ना। फिर शुरू किया धीरे धीरे। मैंने छोटी कोचिंग थी, जब 5 बजे छूटता था ऑफिस से तो 6 बजे कपूरथला पे क्लास थी, वहाँ जाते थे, 2 घंटे वहाँ कोचिंग करते थे। पर अभी मतलब जिस पढ़ाई कैसे करनी है सिविल ये सब नहीं पता था, बस ये है कि आप शुरू कर दिए हैं ना, धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहली बार पॉलिटी शब्द जाने कि पॉलिटी संविधान में क्या अंतर है ना। फिर मतलब धीरे धीरे बिगिनिंग हुई, मतलब 2019 से समझ लिए कि हमने शुरू किया पढ़ना एक सिविल तरीके से, एक विधिवत तरीके से चीज़ें रही। दूसरी चीज़ जॉब के हर्डल थे, बट ये ना कि जब सोच लिया है ना कि करना है, तो ये जब मन में मेरे हमेशा बैठा रहता था कि अब इस जॉब से तो निकलना है ना। मैं भले ही एक चीज़ मैं बोलूँगा, ये पता नहीं गॉड गिफ्टेड है जो भी है, मैं भले ही महीने भर न पढ़ूँ पर मेरा कभी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता। मुझे पता है कि जिस दिन मैं बैठूँगा उस दिन मैं इस महीने भर की पढ़ाई कवर कर दूँगा 1 हफ्ते में। ये हमेशा से रहा। तो ये छोटे क्लास में भी आप जैसे जिक्र करिए कि ऐसे क्रिकेट खेल रहे हैं, एग्जाम से पहले पूरी रात जग रहे हैं, तो ये इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहता है। कोई कितना ही पढ़े मैं उसको देख के डिमोटिवेट नहीं होता। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, अरे उनका बच्चा तो इतना पढ़ रहा है, वो यार इतना पढ़ता है, हम पढ़ ही नहीं रहे। मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे पता है कि मैं जब बैठूँगा पुस्तक लेके तो जो महीने भर नहीं पढ़ा है तो मैं उसको कवर कर लूँगा। तो ये था कि करना है। अभी कैसे करना ये दिमाग में नहीं था क्योंकि कहाँ बस रोड मैप एक मोटा मोटा बना दिया था कि अब करना तो सिविल ही है। तो उसके लिए फिर धीरे धीरे हमने कोशिश जारी की। फिर आगे की कहानी आपको थोड़ा पता ही है, बाकी आप जो जैसा पूछते हैं वैसा बताता हूँ। ठीक है, अच्छा लगा। अब आप बताएंगे कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई 2019 लोअर पीसीएस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, इतनी आपाधापी में ड्यूटी को भी ज्वाइन करना, उसके बाद घर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना और फिर अपनी पढ़ाई को मेंटेन करके रखना, काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन बताइए कि आपने वो कौन सी आपकी स्ट्रेटजी थी, आप कैसे जो है आप उसको मैनेज किए, और मेन कोई 1-2 वर्ड ऐसे बताइए जिसमें कि स्टूडेंट्स को या कॉम्पिटिटिव जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, क्या चीज़ उनको हमेशा माइंड में बियर करके रखना चाहिए जिससे कि एग्ज़ाम को क्लियर कर लें, ठीक है, बिना किसी प्रकार के डीमोटिवेशन के, बिना किसी प्रकार के हताशा के, निराशा के, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम ही ऐसा है कि बीच बीच में मनोबल बहुत डाउन हो जाता है और व्यक्ति थोड़ा सा निराशाजनक स्थिति में हो जाता है। देखिए जैसा मैंने बताया भैया कि जॉब कर रहे थे, पढ़ा भी थे, पर ये मन में था कि सिविल सर्विस देना है। तो निराश कभी नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं। सिलेक्शन रिजल्ट जब आता था तो भैया पूछते थे कैसे तैयारी कर रहे हो यार, तुम्हारा हो नहीं रहा है ना, इसे 1-2 अटेम्प्ट दिए नहीं क्लियर हुआ। तो मेरे भैया भले ही आज उस तरफ पढ़ाते भले ही नहीं, बट एक सुपरविज़न का रोल आज भी अदा करते हैं ना। और जब ये एनसीईआरटी ऐसे पढ़ो, ये किताब ऐसे पढ़ो, डिस्कशन होता है जब हम लोग बैठते हैं दोनों भाई लोग, तो चर्चा इसी पे ज़्यादा होती है। ये किताब पढ़े कि नहीं यार, ये 12th के एनसीईआरटी में जोग्राफी देखना, ये बहुत अच्छे से दिया है, रिवर वाला चैप्टर तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मतलब इस तरह की बात है। क्योंकि वो भी पढ़ते हैं
वो शौकिया तौर पर पढ़ते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं पढ़ो। तो मैं भी अरे यार वो पढ़ रहे हैं अभी इस एज में तो मुझे ही पढ़नी चाहिए, वहाँ सीखा। दूसरी चीज़, एक क्लियर चीज़ मैं बताना चाहूँ, कोई बच्चा कोई कैंडिडेट लोअर पीसीएस की तैयारी नहीं करता, तैयारी पीसीएस की करता है। तो मैंने भी तैयारी पीसीएस की थी। ये बाई प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है, तो बस ऐसे समझ लीजिए ये एक बाई प्रोडक्ट है। हाँ, जब प्री निकला लोअर का 2019 में फॉर्म आया था, सितंबर में हमने इसका प्री दिया। तो प्री दे के आए तो दिमाग में अभी नहीं था कि निकलेगा कि नहीं, दी आए थे, बस ये था ठीक ठाक हुआ है। 26 मई 2020 कोरोना लग चुका था, अकेले बैठे थे रूम में, मेल आया आयोग की तरफ से कि यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट स्टेज। बड़ी खुशी हुई। अब कोरोना था, कहीं जा भी नहीं सकते थे, अकेले चिल्ला ली, खुश हो ली, ठीक है। हुआ क्या, उसके बाद हाँ थोड़ा सा कि अब प्री निकल गया, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं ना मेंस के लिए। उसके बाद मैंने स्ट्रेटजी बनाई कि पढ़ना क्या है। उससे पहले तैयारी पीसीएस की कर रहे थे, हाँ पेपर दिया था, चीज़ें हो गई। जब मतलब मेंस के लिए मैं एलिजिबल हुआ, उसके बाद मैंने सिलेबस देखा, ठीक है, कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। तो लकीली ये जो सिलेबस था इसमें हमारे 75 क्वेश्चन मैथ्स और साइंस, वो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन था। 25 क्वेश्चन हिंदी के थे, 25 रीजनिंग के थे और 75 क्वेश्चन जीएस के थे। तो जो कमज़ोर कड़ी थी वो जीएस थी। हिंदी पता था मैं पढ़ लूँगा, पतली सी बुक थी, उनको पता रट डालेंगे, तो ये था 25 से 20 तो हम कराएंगे। हुआ भी ऐसा। जीएस का अगर स्कोर मतलब ठीक ठाक रहा, मतलब उसमें भी मैंने 75 में 55 मेरे सही थे। बट जो मेरा मैथ साइंस था इसमें मैं 75 मेरे 65 सही थे जब आंसर के मिला है। तो ये जो मेरा मतलब बचपन बता नहीं, जो मैथ्स का रुचि थी वो फ़ायदा मुझे यहाँ मिला। और क्वेश्चन भी लकली जो था एडवांस मैथ के वो हाई स्कूल बेस्ड थे, तो जो लोगों को ज्योमेट्री टफ लगती थी, एग्जाम में लग रही थी, वो मेरे लिए ईजी था, क्योंकि मैंने इतने सालों से वो चीज़ें पढ़ाई थी कि मुझे बड़ा आसान लग रहा था वो। तो मेरा मेंस बहुत अच्छा हुआ था, तो पता था कि हो जाएगा। तो लकली फिर जब रिजल्ट आया इसका, और मेंस का रिजल्ट आया था 11 मार्च 2021, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। तो सोचिए पढ़ाते समय ही मुझे मेल आया, और मतलब वो मैं बयान नहीं कर सकता खुशी। मैं जहाँ पढ़ाने गया था वो उनकी मदर मिठाई ला के रखे थे। आप मानेंगे नहीं, मैंने पीडीएफ खोलने से पहले आधी मिठाई खाई थी, उसके बाद वो आधी मिठाई दोबारा खा नहीं पाया। ऐसी भाव मन में जागृत होते थे। मन तो चिल्लाने का कर रहा था, अब पढ़ाने का तो वहाँ चिल्ला तो सकते नहीं, बस उनको ये पता था कि अभी पढ़ा नहीं पाएगा। अभी वो जो आधी मिठाई थी वो आधी उनको फेंकनी पड़ी, मेरे अंदर नहीं गई। सोची वो फीलिंग जग रही थी कि चीज़ें यार चलो जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिला। और खुशी इसलिए नहीं थी कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया, खुशी इसलिए थी कि जो स्थिति थी घर के, मतलब जो फेस याद करता हूँ अपने मम्मी पापा का, मेरे लिए बड़ी बात शायद ना है, जो भी है दूसरे के लिए छोटी चीज़ हो, पर उनके लिए मायने रखती है। उनका बेटा अफसर बन गया, ये उनके लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे लिए भले ही हम लोग के लिए छोटी चीज़ है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं देने को, पर एक जो 20 साल पहले जो निर्णय लिया था पिताजी ने कि अपने बच्चों को हम लखनऊ पढ़ाएंगे, मैंने वो सफल किया, मुझे उसकी खुशी है। एक कर्मचारी से अब ऑफिसर रैंक जो प्राप्त करना, उसकी खुशी है। बाकी अब आगे भी प्रयास जारी है, और आप लोग का मार्गदर्शन रहा तो उम्मीद करते हैं आगे भी सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी की और पीसीएस एग्ज़ाम के सिलेबस की बात तो हम लोग बाद में कर लेंगे, अदरवाइज़ वीडियो लंबा खिंच जाएगा, उसका अलग से वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे। अब लास्ट में हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स पीसीएस के, उनके लिए कुछ स्ट्रेटजी बता दें और उनका मनोबल कभी डाउन ना हो जब तक कि वो एग्ज़ाम क्लियर न कर लें। वैसे तो मनोबल कभी नहीं डाउन होना चाहिए, एग्ज़ाम ही क्लियर करने तक क्यों। तो मतलब वो बड़ी तन्मयता से, बड़े उत्साह के साथ अपनी तैयारी करते रहें जब तक कि रिज़ल्ट को अंजाम ना दे दें। ठीक है, तो आप सुनते हैं इनसे वो सब बातें जो कि युवाओं के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, मैसेज देने की बात, जो आपने बात की मोटिवेशन की, मुझे इतना पता है कि जो कैंडिडेट अपनी ज़मीन से जुड़ा है, जिसको अपने पेरेंट्स का स्ट्रगल याद है हमेशा, वो डिमोटिवेट नहीं हो सकता। और मैंने एक लाइन पढ़ी थी कहीं,
मोटिवेशन इज़ फॉर लूजर्स नॉट फॉर किंग्स। ये जो मोटिवेशन लाइन है, ये जो नकारात्मक लोग होते हैं उनके लिए होती है। जो किंग्स होते हैं, जो राजा होते हैं, वो सेल्फ मोटिवेट होते हैं, उन्हें बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो दूसरी चीज़, मुझे मोटिवेशन, मैंने कभी बाहर से मोटिवेशन नहीं लिया, सीखा मैंने सबसे। पर मोटिवेशन अगर मैं एक इंसान अपने लाइफ में बोलूँ तो मैंने अपने पिताजी से लिया है। अभी क्यों, वो भले ही 8th पास हैं ना, मैंने बताया कि उनकी इतनी शिक्षित नहीं है, पर कुछ क्वालिटीज़ जो मैंने उनमें देखी वो मैंने सच में कहीं नहीं देखी। आज भी उनसे मैं बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, खासकर उनमें जो पेशेंस की क्वालिटी है वो मैं आज अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ कि जो पेशेंस उनमें है मैं वो हासिल करूँ ना। तो मोटिवेशन, आप कभी भी डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते, बस आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों आए इस तैयारी में, ये क्यों याद रखिए। आप अपने संघर्ष को, ठीक है, आप कभी लो फील करते हैं, आप भूल सकते हैं, आप अपने पोटेंशियल को भूल सकते हैं, आप बस अपने पेरेंट्स का स्ट्रगल याद रखिए। आपको किसी भी मोटिवेशन बुक की ज़रूरत नहीं। और ये तो बड़ा छोटा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम निकालना तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी 6 महीने तैयारी करके ये सब एग्ज़ाम निकाल सकता है ना। मेन चीज़ ये है कि आप सफल भी होगे तो भी आप उन ज़मीन से जुड़े हैं कि नहीं। मेरा सिलेक्शन हुआ 2016 में। अब ये नहीं कि चीज़ें ठीक है बदल गई, कभी आप मतलब पूरे गांव में मैं शायद ही इक्का दुक्का निकलते हैं लोग, मेरा सिलेक्शन हुआ, एक होता ना इनाम होना चीज़ें, पर मुझे यही लगता था कि अभी बहुत कुछ हासिल नहीं किया है। और जब भी मैं खुश होता हूँ ना, मुझे लगता है कि तीर मार दिया है ना रिजल्ट, मैं अपने लो मोमेंट्स को याद करता हूँ। मैं उन दिनों को याद करता हूँ जब मेरी फीस भरने के लिए शायद मेरी दीदी ने अपने जेवर गिरवी रखे हों। जब आप वो मोमेंट याद कर लेंगे, आप डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते। कैसे हो जाएंगे आप? अपनी